हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको शिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की विभिन्न दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएँ जो दी गई हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता के बारे में बताएंगे आपको। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण के कितने चर होते हैं, शिक्षण में चर के कार्य क्या होते हैं। आज हम इन सभी पॉइंट को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षण टॉपिक को, जिसे इंग्लिश में हम टीचिंग कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें, शिक्षण टॉपिक यानी टीचिंग शुरू करने से पहले हम आपको शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर शिक्षण के बारे में जानेंगे। तो आपको ये बता दें कि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और जो एजुकेटम होता है वो ई और ड्यूको से मिलकर के बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर प्रकट करना। अतः शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों या अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट किया जाता है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ही दो शब्दों एजुकेयर और एजुसियर से भी बना माना जाता है। एक को कहते हैं एजुकेयर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एजुसियर कहते हैं। इन दोनों शब्दों से भी क्या किया ये बना माना जाता है, यानी एजुकेयर और एजुसियर। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना होता है, पालन पोषण करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, विकसित करना होता है या पोषित करना होता है। और हम आपको ये भी बता दें, जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। अतः शिक्षा का अर्थ सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से लगाया जाता है, यानी शिक्षा एक सीखने एवं सिखाने की क्या है, सीखने एवं सिखाने की क्या है, प्रक्रिया है। यहाँ पर हम तीन परिभाषा आपको शिक्षा के बारे में शिक्षा की तीन परिभाषा हम बताएंगे जो विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा दी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पूछा भी गया है। तो आइए पहले हम आपको बताते हैं महात्मा गांधी जी की परिभाषा। महात्मा गांधी जी ने देखिए ये कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी परिभाषा जो शिक्षा के संबंध में दिया था, शिक्षा को परिभाषित किया था, उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें, अगर ये पूछा जाएगा 3H और 3R शिक्षा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। 3H या 3HS लिखा रहेगा, ये 3RS लिखा रहेगा। ये किससे संबंधित है शब्द, ये जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और 3H का मतलब होता है हैंड, हार्ट, हेड। 3R का क्या मतलब होता है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। और दूसरी परिभाषा हम शिक्षा की परिभाषा बताते हैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की। और उनके अनुसार देखिए शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। देखिए प्लेटो ने शिक्षा को परिभाषित किया था, उन्होंने ये कहा था शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। तो आइए अब शुरू करते हैं शिक्षण के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, शिक्षक एवं
शिक्षार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। अतः शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करता है और जो है बच्चों के साथ वह अंतःक्रिया करता है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण की परिभाषा क्या क्या है। पहली परिभाषा शिक्षण की डिफिनेशंस ऑफ टीचिंग, पहली परिभाषा जो है क्लार्क ने दिया है और क्लार्क की परिभाषा क्या है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया ही शिक्षण है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया ही शिक्षण है। जी हाँ, जब अध्यापक कक्षा में उपस्थित होता है और जो है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है, विभिन्न विधियों की सहायता से बच्चों को पढ़ाता है, उसको सिखाता है, तो क्या होता है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए कहे हैं विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया ही क्या है? शिक्षण है। अब देखिए दूसरा है, अब यहाँ पर देखिए शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। अब यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट कई बार पूछा गया। शिक्षण इसमें दिया रहता है कि शिक्षण है, शिक्षण कला है, विज्ञान है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप ये जानेंगे शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। अब कला का मतलब अनुभवों से है, विज्ञान का मतलब क्रमबद्धता से है। ये परिभाषा क्या है? ENL पेज ने दिया था। ये किसने दिया था? ENL पेज ने दिया था। अब देखिए तीसरी परिभाषा, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। स्मिथ की परिभाषा है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी वे सभी क्रियाएं जो बालक को या व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अब चौथा देखिए, शिक्षण पुनर्बलन की कांटीजेंसीज का क्रम है। ये स्किनर की परिभाषा है। शिक्षण पुनर्बलन की कांटीजेंसीज का क्या है? क्रम है। ये स्किनर ने जो है परिभाषा दिया था। अगला है देखिए पांचवी परिभाषा क्या है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो निर्देशित क्रिया होती है। अब देखिए अगला है छठवां परिभाषा जो है, जो शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये स्मिथ ने दिया था। अब देखिए छठवां, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, जब जो है अध्यापक बच्चों को शिक्षित करता है, यानी अध्यापक जब शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है तो विद्यार्थियों को वह ज्ञान देता है, उसका विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ता है। वो अब कुछ उसमें नए कौशल का विकास करता है, उसमें नई अभिरुचि उत्पन्न करता है विषय वस्तु के प्रति। तो ये परिभाषा जो दिया गया था वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, तो ये परिभाषा वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया की है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला देखिए सातवीं परिभाषा क्या है? शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व व्यक्ति, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व व्यक्ति आत्मीय या घनिष्ठ संपर्क है जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। ये मॉरिसन ने परिभाषा दिया था। तो इसमें देखिए जब अध्यापक क्लासरूम में उपस्थित होता है तो वह छात्र को, शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य जो होता है वो अंतःक्रिया जब होता है तो यहाँ पर शिक्षार्थी जो है कम परिपक्व व्यक्ति है और जो शिक्षक है वो एक परिपक्व व्यक्ति है, उसे ज़्यादा ज्ञान है, और एक जो कम परिपक्व व्यक्ति है वो क्या है, उसे कम ज्ञान है। तो उसके ज्ञान को क्या करेगा, वो जो अध्यापक होता है उसके ज्ञान को क्या करता है, वो बढ़ाता है, उसे शिक्षा की दिशा की ओर क्या करता है, अग्रसित करता है। ये मॉरिसन की परिभाषा है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षण, आठवीं परिभाषा देखिए, शिक्षण प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो ये देखिए डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ की परिभाषा है। उन्होंने ये कहा था शिक्षण प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है और जो है ऐसे कार्यों को संपन्न करता है जिसके द्वारा छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। ये जो है शिक्षण की परिभाषा है। 8 परिभाषा यहाँ पर हमने उल्लेख किया है, आप उस परिभाषा को याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता के बारे में। देखिए शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता, सबसे पहले जानिए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। तो रायबर्न ने क्या कहा था, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और त्रिध्रुवी प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, शिक्षक है और पाठ्यचर्या है। अब देखिए जॉन डीवी ने भी शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना था। इसमें जो है शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं और पाठ्यक्रम है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जॉन डीवी ने शिक्षण को कितनी त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिसमें 3 तत्व होते हैं। एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, तीसरा पाठ्यक्रम होता है और पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो बाल केंद्रित होती है। जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है। इसमें शिक्षक और इसमें 2 तत्व होते हैं, एक शिक्षक होता है, एक बालक होता है और ये जो है प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है। यानी ये शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक जो कहेगा विद्यार्थी वही करेंगे। वहाँ पर जो है शिक्षक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए आपको ये बता दें BS ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन स्मिथ ब्लूम है के अनुसार शिक्षण के, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत चर्चित है, जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है ब्लूम ने किया था। BS ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। इनके भी 3 तत्व हैं, 3 पक्ष हैं। एक शिक्षण उद्देश्य है, सीखने के अनुभव है और व्यवहार परिवर्तन है होते हैं। ये पहला है शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता में, पहला हमने बताया है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। दूसरा देखिए अभी ऊपर आपने पढ़ा है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। तीसरा शिक्षण के 2 प्रमुख अंग होते हैं, एक सीखने वाला होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है। अब देखिए चौथा है शिक्षण अंतः प्रक्रिया होती है, ये आपको जो है ऊपर बताया भी गया है। अब देखिए छठवीं विशेषता क्या है, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण किसकी प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया है और निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है वो 6E+S प्रारूप पर आधारित है। 6E का मतलब क्या है, पहला देखिए 6E का मतलब है संलग्नता, इसे इंगेज कहते हैं, अन्वेषण एक्सप्लोर कहते हैं, व्याख्या एक्सप्लेन कहेंगे इंग्लिश में, विस्तृत इलेबोरेट कहेंगे इसे, मूल्यांकन इवेलुएट कहेंगे और विस्तार एक्सटेंड कहेंगे। तो यहाँ पर पहला अक्षर ई लिया गया है 6 में, तो ये हो गया 6E। और जो है और मानक एक तत्व होता है और निर्देशन की प्रक्रिया मानक स्टैंडर्ड है इंग्लिश इसका, इसे यस से प्रदर्शित करेंगे। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो 6E+S पर आधारित है। अगला देखिए 7वां क्या है, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। यानी शिक्षण के द्वारा जो विद्यार्थी की कमियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, उनका क्या होता है, उपचार किया जाता है। किस कारण से विद्यार्थी सीख नहीं पा रहा है, उन कारणों का पता लगा करके यहाँ पर क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा उसका। हम आपको बता दें, आप 2 प्रकार के परीक्षण पढ़े होंगे, एक को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, एक को उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसकी सहायता से बालक की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें उसके कठिनाइयों के कारणों को दूर किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। अगला हम विशेषता देखेंगे, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण सतत प्रक्रिया है, शिक्षण क्रियाशीलता बनाए रखता है, शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार क्या है, मनोविज्ञान है। यानी शिक्षण क्या करता है, क्रियाशीलता क्या करता है, बनाए रखता है। अब देखिए अगला है उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। एक अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होगी, यहाँ पर हम जानेंगे। अच्छे शिक्षण में
व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे शिक्षण में जो व्यक्ति होता है, शिक्षण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है, ना कि आदेशात्मक होता है। अच्छा शिक्षण छात्र व शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। सातवां देखिए, अच्छे शिक्षण में शिक्षक दार्शनिक, निर्देशक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है। ये उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं। अब हम आपको बताते हैं शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है। शिक्षण का पहला उद्देश्य है सामाजिक व मानवीय मूल्य विकसित करना, शारीरिक व मानसिक विकास, इस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, शिक्षण प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना जिससे बालक की शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। आध्यात्मिक व नैतिक विकास, इसका उद्देश्य है बालक में आध्यात्मिक या नैतिक विकास की योग्यता का विकास करना। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ जो है सहभागिता जीविकोपार्जन में सहायक होता है। जो शिक्षण होता है इसका जो उद्देश्य ये भी होता है जो है यह व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करता है। ज्ञान की समृद्धि होती है, ज्ञान की समृद्धि करना ही शिक्षण का भी शिक्षण का उद्देश्य है। बौद्धिक एवं चरित्र का निर्माण करना भी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है। अब हम आपको बताएंगे शिक्षण के प्रकार के बारे में। शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। देखिए, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक को कहेंगे ज्ञानात्मक शिक्षण, एक को कहेंगे भावात्मक शिक्षण, एक को कहेंगे मनोगत्यात्मक शिक्षण, एक को कॉग्निटिव, एक को एफेक्टिव और एक को हम कहेंगे साइकोमोटर टीचिंग। अब देखिए, शिक्षण के स्तर के आधार पर, शिक्षण के स्तर के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर जो है चिंतन स्तर शिक्षण, यानी 3 प्रकार का शिक्षण यहाँ पर होगा स्तर के आधार पर। फिर देखिए, शिक्षण व्यवस्था के आधार पर, शिक्षण व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक को औपचारिक शिक्षण कहेंगे, एक दूसरे को अनौपचारिक शिक्षण कहेंगे, तीसरे को निरौपचारिक कहेंगे, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कहेंगे। अगला देखिए, शिक्षण स्वरूप के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को वर्णात्मक कहेंगे, दूसरे को निदानात्मक कहेंगे, तीसरे को उपचारात्मक कहेंगे। अब देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। यहाँ पर हमने ये बताया है शासन प्रणाली के आधार पर, एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब हम आपको बता दें शिक्षण की अवस्थाएं, ये इम्पोर्टेंट है, स्टेज ऑफ टीचिंग। अब देखिए, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहले कहेंगे पूर्व क्रिया अवस्था, इसे इंग्लिश में प्री एक्टिव स्टेज कहेंगे। दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था यानी इंटर एक्टिव स्टेज कहेंगे। तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था, इसे पोस्ट एक्टिव स्टेज कहेंगे। अब देखिए, पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, प्री एक्टिव स्टेज यानी क्रिया करने से पहली अवस्था, पूर्व की अवस्था। तो देखिए, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी ये ऐसी अवस्था होती है जब टीचर जो है कक्षा में जाने से पहले अपने शिक्षण की तैयारी करता है, हमको कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लान बनाता है और इस तरीके से वो हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर लेता है। क्लास में जाने से पहले पूरी तैयारी करेगा शिक्षण की, हम ऐसे जो है आज जा कर के हम टीचिंग करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व क्रिया अवस्था कहेंगे। दूसरा देखिए अंतः क्रिया अवस्था, अब यहाँ पर क्लास में पहुँच जाएगा, यानी अब जो है अंतः क्रिया यानी बालक और टीचर के बीच यानी शिक्षक के बीच अंतः क्रिया होगी, छात्र और शिक्षक के बीच यहाँ पर अंतः क्रिया हो जाएगी। देखिए, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर
पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। इस अवस्था में जो छात्र होते हैं कक्षा में क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। अब देखिए दूसरा है, तीसरा क्या है, उत्तर क्रिया अवस्था। अब यहाँ अब टीचिंग भी कर लिया, अंतः क्रिया हो गई है। अब यहाँ इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। इसका मतलब ये हुआ 3 अवस्थाएं जो शिक्षण की हैं। पहली अवस्था टीचिंग की पहले की अवस्था है, दूसरी अवस्था टीचिंग करने के समय की है, यानी जब टीचिंग कर रहा है। तीसरी अवस्था टीचिंग करने के बाद की है, जो जहाँ पर वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। अब देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। एक को स्मृति स्तर कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरे को बोध स्तर कहते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। और तीसरे को हम क्या कहते हैं, चिंतन स्तर कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। यानी 3 प्रकार के स्तर हैं। एक स्मृति स्तर है, दूसरा बोध स्तर है, तीसरा चिंतन स्तर है। अब देखिए स्मृति स्तर क्या होता है, मेमोरी लेवल क्या होता है। देखिए इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण का निम्नतम स्तर है। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। आप जानते हैं कि रटना जो है, रटने से जो ज्ञान प्राप्त होता है अस्थायी नहीं होता है और कुछ देर के बाद व्यक्ति उसे भूल जाता है, इसलिए इसे हम सबसे निम्नतम स्तर मानते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, विचारहीनता पाया जाता है। अब देखिए दूसरा स्तर अवबोध स्तर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। इसके प्रवर्तक मॉरिसन हैं। इस प्रकार के स्तर में छात्र विषय वस्तु को समझ कर सीखते हैं, वहाँ पर क्या था, रट कर सीखते हैं। इसमें जो होगा, इस स्तर में छात्र विषय वस्तु को समझ कर सीखते हैं, ना कि रटकर। बोध स्तर के शिक्षण में छात्रों के समक्ष, देखिए बोध स्तर के शिक्षण में छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। अब देखिए तीसरा है चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर कहेंगे, इसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। इसके प्रवर्तक हंट हैं। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अभिव्यक्ति, धारणा, विचार तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान खोजते हैं। यहाँ पर बालक अपनी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है, तर्क करता है, कल्पना करता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। ये चिंतन स्तर है। और ये जानेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल, इसे इंग्लिश में भी याद करेंगे। यह जो है सर्वोच्च स्तर माना जाता है। तीनों स्तरों में यह सर्वोच्च स्तर है और जो मेमोरी लेवल है वो सबसे निम्न स्तर है। अब देखिए शिक्षण के चर, ये देखिए कई बार पूछा गया है, वेरिएबल्स इन टीचिंग। शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण में मुख्यतः 3 चर प्रयोग किए जाते हैं। एक को स्वतंत्र चर कहते हैं, इसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। देखिए और दूसरा आश्रित चर होता है और तीसरा हस्तक्षेप चर होता है। अब देखिए क्या होगा, इसमें स्वतंत्र चर क्या होता है, इस प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, यानी शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। तो शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को आश्रित चर कहा जाता है, यानी जो छात्र होते हैं उन्हें आश्रित चर कहते हैं। वो स्वतंत्र चर पर आश्रित होते हैं, यानी शिक्षक पर आश्रित होते हैं। इसे परतंत्र चर भी कहते हैं। विद्यार्थी, शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच, जो विद्यार्थी है शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच क्या कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। यानी जो आश्रित चर, यानी जिसे विद्यार्थी हम कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं। अगला देखिए हस्तक्षेप चर, जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल से क्या होते हैं। अब हस्तक्षेप चर क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यूह रचना आदि क्या हैं, हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आएंगे। यानी जो हमारा पाठ्य वस्तु है वो क्या है, हस्तक्षेप चर है। तीनों प्रकार के चर में कौन कौन आएगा ये याद रखेंगे। स्वतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर में शिक्षक हैं, आश्रित चर छात्र है और हस्तक्षेप चर क्या है, पाठ्य वस्तु है। शिक्षण चर के कार्य क्या हैं,
निदानात्मक कार्य हैं, उपचारात्मक कार्य हैं, मूल्यांकन है। यानी इससे निदानात्मक मतलब बच्चों की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा, फिर उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। यानी यहाँ निदानात्मक कार्य में शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान का विश्लेषण। उपचारात्मक में शिक्षण कौशल, नीति युक्त का चुनाव, शिक्षण कौशल नीति युक्ति का चुनाव। अब देखिए दूसरा है पृष्ठपोषण, तीसरा है यानी फीडबैक देना, तीसरा है निदान के अनुसार उपचार करना। अब जो है मूल्यांकन कार्य में मानदंड परीक्षा की रचना करना, व्यवहार परिवर्तन का क्या करना, मूल्यांकन करना। आपको हम यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो शिक्षण होता है 3 प्रकार का होता है। एक औपचारिक होता है, यानी शिक्षा भी कह सकते हैं आप 3 प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इस प्रकार के शिक्षा में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जैसे स्थान समय पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, स्थान समय पाठ्यक्रम शिक्षण विधि। औपचारिक शिक्षण को संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है, यानी औपचारिक जो शिक्षण होता है इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था होती है वो पूर्व नियोजित होती है, और इसमें कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। इसमें समय का पालन करना पड़ेगा, एक स्थान पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। जैसे उदाहरण विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है या औपचारिक शिक्षण का उदाहरण है। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से युक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा, यानी जहाँ पर स्थान समय पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का जो है नियम ना हो, बाध्यकारी नियम ना हो, वहाँ पर हम कौन सा शिक्षण हमारा आएगा, अनौपचारिक शिक्षण आ जाएगा। पास पड़ोस से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षण क्या है, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषता पाई जाती है, दोनों को मिलाकर के यह शिक्षण बनता है। इसमें कुछ बाध्यताएं भी होती हैं और कुछ स्वतंत्रताएं भी सम्मिलित रहती हैं। दूरस्थ शिक्षा हो गया या पत्राचार माध्यम के जो शिक्षा होती है, खुला विश्वविद्यालय जैसे जो है उससे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये सब क्या है, निरौपचारिक शिक्षण के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने पढ़ाया है आपको जो है समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के सिलेबस पर, और जो शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं के भाग के अंतर्गत है, और ये पहला भाग है, शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं का ये पहला भाग है। इसके बाद भी जो है भाग आएंगे, फिर समावेशी शिक्षा भी हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने पढ़ाया है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भी और समझ में भी आया होगा। और जो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें हमने अधिगम पढ़ा दिया है, पूर्ण रूपेण अधिगम को जो हमने समाप्त किया है, व्यक्तित्व समाप्त किए हैं, बुद्धि समाप्त किए हैं, फिर प्रेरणा समाप्त किए हैं, उन सभी वीडियो को जो है आप अच्छे ढंग से देख लें, क्योंकि ये जो 4-5 चैप्टर हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा हर बार जो है टेट या सुपर टेट एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इन सभी वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आप इससे कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।